नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल एजुकिरण में। और हम लोग संविधान सीरीज पढ़ रहे हैं और संविधान सीरीज के तहत इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था और उसी के आगे आज हम लोग पढ़ेंगे प्रधानमंत्री एवं संघ का मंत्री परिषद। ठीक है, अर्थात इसके विषय में हम लोग कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे कि भारत की जो कार्यपालिका है किस तरीके से काम करती है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन आता है, अनुच्छेद आता है, वो है अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 ये बताता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए संघ का एक मंत्री परिषद होगा। ठीक है, भारत संघ का मतलब यहाँ पे भारत हो गया। एक मंत्री परिषद होगा जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, अर्थात हम लोगों ने पढ़ा था कि भारत में सबसे प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है और राष्ट्रपति को ही सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होता है और उस मंत्री परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? हमारे प्रधानमंत्री। ठीक है, इसके बाद आता है अनुच्छेद 75 अर्थात 75 ये बताता है कि प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होती है, अर्थात प्रधानमंत्री का जो अपॉइंटमेंट होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है तथा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की ही सलाह पर मंत्री परिषद के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, यही बात लिखी हुई है, मंत्री परिषद की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ध्यान देंगे, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में राष्ट्रपति का मतलब भारत में प्रधानमंत्री कैसे चुने जाते हैं, तो ध्यान देंगे नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, नियुक्त किए जाते हैं। दरअसल भारत में राष्ट्रपति के चुनाव का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, लोकसभा का चुनाव होता है। ठीक है, लोकसभा का जो चुनाव होता है जिसके पास बहुमत होती है वही प्रधानमंत्री का चयन करता है। अपने जो बहुमत जिसके पास होता है वो अपना नेता चुनते हैं और वही नाम रिकमेंड करते हैं राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में अपॉइंट कर देता है। ठीक है, तो ध्यान देंगे प्रधानमंत्री के चुनाव के बारे में कहीं भी प्रावधान नहीं किया गया है, प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ठीक, तो ये हमारा अनुच्छेद 75 बताता है। इसके बाद अनुच्छेद 76 अर्थात 76 जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें चर्चा की जाती है भारत के महान्यायवादी के बारे में। महान्यायवादी अर्थात अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो ध्यान देंगे, अटॉर्नी जनरल जो होता है वो होता है भारत का प्रथम विधि अधिकारी। ठीक है, भारत का जो सर्वोच्च विधि अधिकारी है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है। ठीक है, और साथ ही साथ भारत सरकार का वैधानिक सलाहकार भी होता है। यदि किसी मुद्दे पर सरकार को सलाह लेनी है, विधिक सलाह लेनी है तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से ही लेता है। ठीक है, इस बात को ध्यान देंगे और साथ ही साथ इस बात को याद रखेंगे कि अटॉर्नी जनरल जो होता है अर्थात महान्यायवादी होता है, इसकी नियुक्ति एवं शपथ राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, और कार्यकाल के संदर्भ में बताया जाता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपने कार्यकाल पर ये बना रहता है, अपने पद पर बना रहता है। यहाँ प्रसाद पर्यंत लिखा है, प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार। राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार। ठीक है, राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार जो भारत का महान्यायवादी है अपने पद पर बना रह सकता है। ठीक है, इसके बाद आता है अनुच्छेद 88। अनुच्छेद 88 में अटॉर्नी जनरल के कार्यों को और बढ़ाया गया है, बताया गया है। ठीक है, तो महान्यायवादी जो होता है वो देखिए कितना प्रमुख होता है और कितना इसके पास पावर है। भारत का महान्यायवादी है वो किसी भी वक्त किसी भी कार्यवाही में, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की हो, चाहे वो लोकसभा की कार्यवाही हो, चाहे वो राज्यसभा की कार्यवाही हो, उसमें भाग ले सकता है और उसमें अपना पक्ष भी रख सकता है। ठीक है, परंतु ध्यान रखेंगे वो संसद का सदस्य नहीं होता है, ना तो लोकसभा का ना ही राज्यसभा का। इसी वजह से उसे वोटिंग राइट नहीं दी गई है। ठीक है, तो ध्यान देंगे ये अनुच्छेद 88 बताता है।
फिर से एक बार देखेंगे, अनुच्छेद 88 ये बताता है कि भारत का महान्यायवादी है वो संसद के किसी भी कार्यवाही में या फिर सुप्रीम कोर्ट के किसी भी कार्यवाही में कभी भी भाग ले सकता है और अपने पक्ष को रख सकता है, परंतु वोटिंग राइट नहीं है। किसी विषय पर, किसी मुद्दे पर, किसी विधेयक पर वो अपने वोट का प्रयोग नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो संसद का सदस्य नहीं होता है। ठीक, इसके बाद अनुच्छेद 77 जो है वो बताता है कि भारत अर्थात संघ, यहां संघ प्रयोग किया गया। संघ का मतलब होता है भारत। ठीक है, संघ में सभी चीजें आ जाती है। इसके पहले ही बताया था, संघ में आ जाता है मतलब ऊपर लेवल से नीचे तक भारत, साथ साथ राज्य और राज्यों के साथ साथ नगर पालिकाएं, नगर निगम, यहाँ तक कि पंचायतें भी संघ के अंतर्गत आती है। तो ध्यान देंगे, संघ का जो प्रशासन है वो भारत के राष्ट्रपति के नाम पर चलाया जाता है। जितनी भी कार्यवाहियां होती है, जितने भी विधेयक आते हैं, जितने भी कार्य होते हैं, वो राष्ट्रपति के नाम से पर ही चलाया जाता है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति संघ का प्रमुख होता है। ठीक, इसी वजह से सारी कार्यवाहियां इसी के नाम पर चलाई जाती है। ठीक है, इसके बाद ध्यान देंगे अनुच्छेद 78 अनुच्छेद 78 बोलता है कि प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य है कि शासन के संबंधित प्रत्येक जानकारी को वो राष्ट्रपति के साथ साझा करेगा। ठीक है, प्रशासन किस प्रकार से चलाया जा रहा है, ठीक है, क्या क्या काम हुए प्रशासनिक, ठीक है, वो सारी जानकारियां राष्ट्रपति के साथ साझा करेगा। ठीक है, इसके बाद एक चीज और हम लोग देखेंगे, इसमें एक आ रहा है मंत्री परिषद। ठीक है, आप लोगों को कंफ्यूजन होता होगा मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं, मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल के बारे में। ठीक है, ध्यान देंगे, मंत्री परिषद जो होता है, मंत्री परिषद में 3 प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं। 3 प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं। ठीक है, एक होता है कैबिनेट मंत्री, और कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए राज्य मंत्री और उप मंत्री नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, और इन तीनों को जब मिला दिया जाता है तब मंत्री परिषद का निर्माण होता है। ठीक है, ध्यान देंगे, और मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री ही शामिल होते हैं, केवल कैबिनेट मंत्री। ठीक, और कैबिनेट मंत्री जो होता है वे अपने विभागों का प्रमुख होता है। ठीक है, जैसे गृह मंत्री है तो गृह विभाग का प्रमुख होगा, रक्षा मंत्री है तो रक्षा विभाग का प्रमुख होगा। ठीक है, और मंत्री परिषद एक साथ बैठक में भाग नहीं लेती है कभी। ठीक है, और दूसरा चीज है मंत्रिमंडल जो है, मंत्री परिषद और इधर मंत्रिमंडल एक निकाय के रूप में कार्य करती है। ठीक है, एक निकाय के रूप में कार्य करती है तथा सरकारी कार्य एवं उससे संबंधित सारे निर्णय लिए जाते हैं इसमें। ठीक है, अब ध्यान देंगे, अभी हमने ऊपर बताया कि कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए राज्य मंत्री और उप मंत्री नियुक्त किए जाते हैं। तो साधारण सी बात है, मंत्रिमंडल ही इनके कार्यों का निर्धारण करेगा, किसको कौन सा काम करना है, किस राज्य मंत्री को या किस उप मंत्री को, ये सारे कामों का निर्धारण मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, अब बात आती है संख्या की, तो ध्यान देंगे मंत्री परिषद में वर्तमान के परिदृश्य में देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली 60 से 70 लोग होते हैं। ठीक है, 60 से 70 लोग मंत्री परिषद में शामिल होते हैं। ठीक है, और मंत्रिमंडल में देखा जाएगा तो 15 से 20 लोग होते हैं। ठीक है, जो प्रमुख होते हैं अपने विभागों के। ठीक है, जैसे रक्षा मंत्रालय हो गया, वित्त मंत्री हो गए, ठीक है, गृह मंत्री हो गए, सड़क निर्माण मंत्री हो गए, ठीक है, लोक कल्याण विभाग मंत्रालय, सिंचाई विभाग। तो इस प्रकार से ये मंत्रिमंडल जो है छोटा होता है। साधारण सी बात है, मंत्रिमंडल जो होता है वो छोटा होता है और मंत्री परिषद जो होता है वो बड़ा होता है। कभी कभी हम लोग को सुनने में आता है कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है, तो कैबिनेट की जब बैठक बुलाई जाती है तो उसको, उसी कैबिनेट को बोलते हैं मंत्रिमंडल। तो मंत्रिमंडल की जब बैठक बुलाई जाती है तो यही लोग शामिल होंगे। ठीक है, ये दोनों शामिल उसमें नहीं होंगे। राज्य मंत्री और उप मंत्री जो है वो कैबिनेट की बैठक में शामिल नहीं होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान देंगे। ठीक, तो इस प्रकार से बेसिक अंतर है मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद में। ठीक है, अब ये टॉपिक यही समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग भारतीय संसद के विषय में विस्तृत चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।